नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। आपके फेवरेट कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और पुलिस लाइन के बैरक का शिलान्यास किया, जहां सीएम धामी ने चीता बाइक को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में आप लोगों ने मिशन हौसला के तहत जरूरतमंदों की सहायता की है और सभी 4 धाम यात्रा चल रही है, इसमें भी आपकी बड़ी भूमिका है जो आप अच्छे से निभा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि शुरुआत में चुनौतियों के बावजूद यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। पुलिस लाइन सबसे बेस्ट के प्रशासनिक भवन का और क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास हुआ है। मैं इसकी आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। लंबे समय से इसकी मांग थी और क्योंकि मैं यहाँ विधायक निवास में रहता था तो अक्सर पुलिस लाइन के इस फील्ड में आता था और बार बार देखता था सड़क से आते जाते। तो ये समस्या अक्सर मेरे मन को इधर जरूर खींचती थी कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज हम लोग सब जगह सोलर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें सोलर पैनल इत्यादि की व्यवस्था इसके साथ साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बैरिक में अच्छे उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था वह भी जरूर साथ में होनी चाहिए, जिससे कि जो है आसानी से उनको अपना जो नित्य दैनिक क्रम है उसमें कोई परेशानी न हो। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो इसमें, क्योंकि वैसे तो आप लोग सभी संस्थाओं से सबसे बात करते ही रहते हैं और देखिए पुलिस का काम एक समन्वय का काम भी है, कोऑर्डिनेशन का काम, और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सबकी सहभागिता। वैसे हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी जो है इसकी व्यवस्था है, वहाँ से बात कर लेंगे, नहीं होगा तो हम लोग कहीं और से कर लेंगे। लेकिन जो भवन बन रहा है वो भवन पूरी तरह से अच्छा बनना चाहिए। और कार्यदायी संस्था से, क्योंकि जब आईआरबी सेकेंड का हम लोगों ने वहाँ पर लोकार्पण किया था, कि गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी जगह पर बहुत शिकायतें बाद में आती हैं। जब भवन बन जाता है और भवन बनने के बाद कुछ सालों के बाद जब उसकी प्लास्टर गिरने लगता है, बाथरूम की टॉयलेट उखड़ने लगती है, दरवाजे ढीले होने लगते हैं, तो उस समय हम सोचते हैं कि हमने उस समय क्यों नहीं देखा होगा। अभी बहुत सारी जगह पर ऐसे ऐसे गेस्ट हाउस हैं जिनका काम 10 साल 15 साल पहले हुआ है, लेकिन वो जर्जर हालत में आ गए हैं। इसलिए हमको इस व्यवस्था को ठीक करना होगा। और ये व्यवस्था अगर पुलिस ठीक नहीं करेगी तो कौन करेगा? करेंगे ना, आप ही लोग तो हैं। क्यों मरोगे सिंह जी? तो मैं चाहूँगा कि कम से कम जो ये बिल्डिंग हमारी बन रही है, और मैं इतना जोड़ रहा हूँ कि मैडम बैठी है यहाँ पर, अगर इनका 5% डीपीआर में पैसा बढ़ाना पड़े तो इसको बढ़वा दीजिए, लेकिन निर्माण। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत प्रदेश के अल्मोड़ा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, जिसके बाद उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि एनईपी को लागू करने वाला है, नई शिक्षा नीति को। और 1 और 2 तारीख अभी जुलाई में हम एक चिंतन बैठक कर रहे हैं देहरादून में। इस बार जितने हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में 100% किताबें कक्षा 12वीं तक हमारी सरकार फ्री देगी, बस्ते फ्री देगी, जूते फ्री देने वाले हैं, फर्नीचर देने वाले हैं,
हम स्कूलों में शौचालय से लेके, पुस्तकालय से लेके, वाचनालय से लेके और टीचर तक हर प्रकार की इस बार व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जो भवन स्कूलों के खराब हो रखे हैं उनको भी ठीक किया जाएगा और आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा विभाग में। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुभारंभ आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं मदन कौशिक ने कहा, प्रदेश भर में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग जारी है ताकि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों को रख सकें। शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी की प्रशिक्षण वर्ग प्रदेश में आयोजित की जाएगी। वहीं 2022 चुनाव के समय हुई गुटबाजी को लेकर कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके नतीजे शीघ्र ही सामने आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव की दृष्टि से हमने कुछ समय के लिए इसको रोका था। अभी हमारे 6 जिलों के प्रशिक्षण हो गए हैं, बाकी के प्रशिक्षण अब शुरू हुए हैं। इसके बाद प्रदेश का प्रशिक्षण भी कुमाऊं में ही होगा, 11, 12, 13 तारीख में होगा। इसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद हमारे अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। तो कुल मिलाकर जो हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये इसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक जारी रहती है और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता और परिपक्व हों, उनको समाज के बीच में और कार्य करने का अनुभव रहे, ये सब इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को बताते हैं। सर, बाजी हुई थी चुनाव के समय में, क्योंकि उसमें कमेटी ने भी कई एक्शंस लिए हैं। क्या कोई इसके नतीजे सामने आएंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी हमारी जो अनुशासन समिति है वो उसको देख रही है। वहीं अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद नई दिल्ली के माध्यम से भारत नेपाल संबंधों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में भारत नेपाल की साझा संस्कृति के बारे में चर्चा कर इसे और मजबूत करने पर बात कही गई। वहीं आयोजक प्रोफेसर VDS नेगी ने कहा कि इसका मकसद भारत और नेपाल के बीच समानताओं को खोजना और प्रकाश में लाना है। हमें संरचनात्मक पक्षों पर काम करना होगा ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हो सकें। आज जो है 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार है, जिसका विषय है इंडो नेपाल रिलेशन एंड उत्तराखंड, हिस्ट्री एंड कल्चर। क्योंकि उत्तराखंड का नेपाल से प्राचीन समय से बहुत बड़ा आंतरिक संबंध रहा है। जब इतिहास देखेंगे, कतुरी काल में नेपाल उत्तराखंड सब एक ही एंटिटी थी। बाद में कतुरी के अवसान के बाद छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल, फिर छोटी छोटी ठकुराइयाँ अलग हो गई। अब हमारा संस्कृति एक है, हमारी लोक गाथाएँ एक हैं, हमारा खान पान एक है, पहनावा एक है, बहुत चीज़ें हैं, अंतर संबंध काफ़ी है। हर विषय पर 3 दिन तक विभिन्न विषयों पर, यहाँ के ऐतिहासिक विषयों पर, यहाँ के भूगोल पर, यहाँ के इतिहास पर, यहाँ के संस्कृति पर विभिन्न 6-7 देशों से लोग आए हैं और नेपाल से कम 25-30 हमारे विद्वान। वहीं हल्द्वानी में मिस्टर एंड मिस सिटी 2023 प्रतियोगिता को लेकर 5 जुलाई को ऑडिशन होने जा रहा है। दिल्ली से आए आयोजकों द्वारा बताया गया कि इवेंट में ब्यूटी शो, फैशन शो, टैलेंट शो और अवार्ड शो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 18 से 28 साल की उम्र के युवा निःशुल्क भाग ले सकते हैं। वहीं प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी में किए जाएंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा। हल्द्वानी में 5 जुलाई को ऑडिशन होंगे। चयनित युवाओं को बड़े मंचों पर काम करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता से जुड़े संगीत कौशिक ने बताया कि हमारे पुराने कंटेस्टेंट कई बड़े शहरों में फैशन, एडवर्टीजमेंट और टीवी सीरियल व वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। से हम कुछ भी ना चार्ज कर रहे हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस, ना ऑडिशन, ना ग्रूमिंग। इनको हम लोग ट्रेन करेंगे और इनको एक लॉन्च पैड देंगे, इनको एक दूसरा एक मंच देंगे। जो बड़े मंच हैं हमसे जितने भी, जैसे हमारा जो मिस्टर मिस सिटी है, मैं संगीत कौशिक हूँ, अगर डायरेक्टर्स हमारे और टीम है मिस्टर धर्म तोमर, मिस्टर कुंवर अजीज़, एक मिस्टर पंकज त्यागी का मंच देंगे। तो ये हमारा जो मंच है ये लोगों उनकी प्रतिभाएं उभारने के लिए है। हम उन्हें ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे,
ब्यूटी में, फैशन में, टैलेंट में, और जो बड़े मंच हैं उन पे उनको भेजा जाएगा। जैसे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश मंच हैं, जैसे एशियन आइडल हो गया, या इंडियन आइडल हो गया, या DID हो गया, या फिर मिस इंडिया हो गया, या फिर इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स भी हैं, और उसमें भी उनको दिया जाएगा। हरिद्वार जिले में 24 जून को घटी खौफनाक गैंगरेप की घटना से पूरे प्रदेश में महिलाएं आक्रोशित हैं। वहीं 6 साल की बच्ची के न्याय के लिए आज महिलाओं ने आवाज उठाई। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रुड़की में एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। राज्य में हर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। उसकी 6 साल की बच्ची के संग रेप हुआ, आज चौथा दिन है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जबकि उस महिला ने उस व्यक्ति का नाम, जिसने उनको उस गाड़ी में बैठा था, उसका नाम भी बता दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, और सरकार का बार बार पुलिस को दोषारोपण करना भी मैं गलत मानता हूं, क्योंकि पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। सरकार ने अगर पहले की घटनाओं में संरक्षण नहीं दिया होता, जिस बड़े व्यक्ति का, एक संगठन से जुड़े हुए बड़े व्यक्ति का नाम आया था पहले इसी तरह मॉलेस्टेशन के केस में, उसमें जिस तरीके से सरकार ने या संगठन ने उसको पद से हटाया, उसके बाद दूसरे राज्य में उसको बड़ा पद दे दिया। उसी तरीके से एक और जनप्रतिनिधि का मामला आया जिसमें DNA टेस्ट की मांग हुई, वो आज तक वो DNA टेस्ट नहीं हुआ है, जबकि कोर्ट ने उसमें आदेश कर दिए हैं। तो पुलिस समझती है कि सरकार क्या चाह रही है, और इस केस में भी मैं पुलिस की कमी नहीं मानता, सरकार की कमी मानता हूँ। सरकार सही होगी तो पुलिस भी सही होगी, प्रशासन भी सही होगा, और इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर उस महिला, उस बच्ची के संग जो रेप हुआ है, उसके अगेंस्ट आज कांग्रेस ने पुतला दहन किया। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के GM कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं GM कोटद्वार दौरे पर स्टेशन पहुंचकर कोटद्वार में सिद्ध बलि मंदिर के दर्शन करने के बाद उन्होंने कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए कहा कि नजीबाबाद गजरौला की बीच में लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जो कि अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। नजीबाबाद गजरौला के बीच में ट्रेनों की गति बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। नजीबाबाद गजरौला के बीच चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ने के बाद यात्रियों की समय बचत होगी। आज का मेरा दौरा मंडल रेल प्रबंधक और हेडक्वार्टर से, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगियों के साथ मुख्यतया कोटद्वार से जो हमारा सेक्शन है, जो नजीबाबाद होते हुए और फिर मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में जो सेक्शन है, उसमें स्पीड लिमिट लगी हुई है, सिग्नलिंग का वर्क चल रहा है। उन कार्यों की समीक्षा करने के लिए, जिससे हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकें। जैसा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वालों की काफ़ी दिनों से डिमांड रही है कि जो सिद्धबली एक्सप्रेस चलती है, उस गाड़ी की गति बढ़ाई जाए। उसी गति बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक तो ट्रैक स्ट्रेंथनिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया है। मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में पहले स्पीड कम होती थी, वो स्पीड 100 कर दी है, लेकिन अभी भी स्टेशन पर सिग्नलिंग का काम चल रहा है। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग है, उसको अपग्रेड करने के लिए वर्क सैंक्शन कार्य चल रहा है, और उसकी करंट स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, उस कार्य को स्पीडअप कराने के लिए हम लोगों का निरीक्षण है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो ट्रेन जा रही है उसमें हम समय की बचत कर सकें। अभी छोटे मोटे कार्य करके हम लोगों ने करीब पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर में एसिड विक्रेताओं के यहां छापेमार कार्रवाई की। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से एसिड विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। प्रशासन को दुकान पर कई अनियमितताओं भी मिली। SDM गौरव चटवाल एवं कोतवाली अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में प्रशासन ने रामनगर में 2 एसिड विक्रेताओं के यहां छापेमार कार्रवाई की, जिसमें सर्वेश अग्रवाल की दुकान पर प्रशासन को कई अनियमितताएं मिली, जबकि प्रेम कुमार की दुकान पर एसिड को लेकर बनाया गया रिकॉर्ड सही पाया गया। देखिए, जैसा आपको विदित है कि कल एक महिला पे जो है एसिड से अटैक किया गया और उसकी हालत काफ़ी सीरियस है और इस समय हल्द्वानी वो रेफ़र हो गई है।
तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है शासन से भी और डीएम साहब द्वारा भी आदेश दिए गए थे कि जहाँ भी एसिड बिक्री हो रही है उसका सत्यापन कर लें। तो उसमें हमारे द्वारा यहाँ 2 दुकानें जो हैं, एक सर्वेश जी की है और एक और है, वहाँ पे चेक किया गया। तो इसके जो मानक हैं जो एसिड बिक्री के, उसमें ये है कि वो उसका स्टॉक रखेंगे और जो आएगा व्यक्ति उसका जो है स्टॉक में अंकन करेंगे, किस पर्पज़ से दिया गया है वो सब अंकन करेंगे। तो जो एक शॉप पे पाया गया कि वहाँ पे जो भी एसिड बिक्री के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर और इत्यादि कुछ नहीं था, और इसमें जो भी इसमें एक्ट के हिसाब से जो उसमें पनिशमेंट है वो या जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। और इनको कहा भी गया है कि आइंदा भी जो एसिड बिक्री करें उसका पूरा स्टॉक रखें, उसकी आईडी रखें। और क्या कहते हैं, इसमें ये भी है कि इसको स्टॉक क्लियर भी इनको कराना पड़ता है, वो भी इनके द्वारा नहीं किया गया। और जो एक शॉप पे ये पाया गया, उन्होंने स्टॉक तो रखा हुआ था, लेकिन वो उनका ये कहना है कि 2000 लॉकडाउन के बाद से उनके द्वारा बिक्री नहीं की जा रही है और उनके शॉप पे भी अभी कोई एसिड हमें को नहीं मिला है। लेकिन इन दोनों ही शॉप्स को ये बता दिया गया है कि आपकी जो भी बिक्री होगी उसमें जो है उसका पूरी तरह से सत्यापन करके ही किसी को दिया जाए, अनावश्यक रूप से। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत और कोठारी महंत महाकाल गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नाराज संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। वहीं आपको बता दें कि हमले में महंत महाकाल गिरी को कई गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें हरिद्वार के जिला अस्पताल से राजधानी देहरादून में CMI अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद से ही अखाड़े के संतों में काफ़ी नाराजगी है। वहीं SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। सारा अखाड़ा दुखी है। एक हमारा ऐसा साधु था होनहार आगे, जो पूरा उसके ऊपर अखाड़ा, हमारे यहाँ कारबार कोठार सारी व्यवस्था अखाड़ों की होती है, तो उसमें इस वक्त जो कोठारी का दर्जा होता है, अखाड़े की जो अंतर्ग व्यवस्था है सारा उसी के हवाले होती। तो अचानक जो रात में घटना घटी, इसमें सारे हमारे अखाड़े के, चाहे हमारे मंत्री महेशपुरी जी हो, श्रीमंत हो, थानापति हो, चाहे हम भी, रात में हमको इन लोगों ने हमको नहीं सूचना दी, सबने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की, हॉस्पिटल भेजा। तो हम लोग सारे अखाड़े के बहुत दुखी हैं और शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है। पुलिस प्रशासन आया भी था और मेरी यही सबकी अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से मांग है कि तत्काल इस पे जो गुनाहगार दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई। देखिए, कल रात को एक यहाँ पे महाराज जी हैं जो यहाँ के खजांची जी हैं, उनके कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और तत्काल इन्हें यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर वहाँ से CMI में देहरादून में एडमिट कराया गया। वहाँ पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। CCTV फुटेज और अन्य जानकारी के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है उनको सर्च करने में। जल्द ही जो अभियुक्त हैं वो सर्च कर लिए जाएंगे और मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा में बारिश के दौरान सड़क निर्माणकरण वीडियो वायरल हो रहा है। PWD मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। वहीं सतपाल महाराज ने वीडियो देखे जाने पर संबंधित ब्लॉक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्य को रुकवाने के तुरंत निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। PWD विभाग प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार के डामरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य नहीं करवाए जाने का हिदायत भी दी है। पहली बात यह है कि बारिश में जब वर्षा हो रही हो तब सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मेरे संज्ञान में रिखड़े खाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा, मैंने तत्काल वहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को ना बनाया जाए। इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिलती है। तो मैं सभी अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण सड़क को बनाएं। इस प्रकार से जल्दबाजी में काम ना करें जिससे कि काम की गुणवत्ता
वर्तमान में जहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा होगा मैं इसको एक बार एग्जामिन कराऊंगा। एक्शन पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। अगर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और वर्षा के दौरान या ठंड ऋतु के दौरान अगर डामरीकरण कार्य किया गया पाया जाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित तहसील से मैं इसका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय सतपाल महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आपके वहाँ लैंसडाउन विधानसभा में रिखणी खाल में बरसात के दौरान एक रोड निर्माण कार्य चल रहा था, तो आप ये बताइए कि बरसात के दौरान जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक टिक पाएगा। मैं कहता हूं कि आप केवल आश्वासन देते रहेंगे या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कार्य करेंगे। और वहीं मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो पौड़ी जिले में कई ऐसी सड़कें हैं जो डामरीकरण हो चुकी है पर उनके ऊपर घास जम चुकी है और ना उनकी कोई सुन ले रहा है ना उनको कोई देख रेख कर रहा है। तो इसकी नैतिकता उन अधिकारियों की बनती है जो इतनी घूसखोरी और इतना। उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों ने अपने क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा विकास कार्यों को लगातार अनदेखी कर मेयर जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला पर आरोप लगाया। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर आरोप लगाते हुए बोर्ड की बैठक में मेयर सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी के पार्षदों की समस्या सुन रहे हैं और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों की समस्या को अनसुना कर रहे हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे रोज लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, सब जगह पत्रकार आते हैं, इनका लाइव चलता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चल रही है, वो पत्रकारों को बाहर कर रहे हैं जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक है। मेयर साहब ने जिस हिसाब से पत्रकारों को बाहर करा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं तो नैनीताल में देना। नगर निगम में बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट के जल संस्थान के जेई को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर आने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रोज का नहाना धोना, स्कूल जाना, तमाम काम होते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन आज के डेट में वहाँ पानी नहीं है। मेरे गांधीनगर के चारों ओर पानी है, लेकिन गांधीनगर को पानी से वंचित रखा जा रहा है। बैठक में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ हल्ला काटा जाता है और कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जल संस्थान के एक्शन साहब की बात कहना चाहूँगा, वो बंदा काम करता है, लेकिन उसके नीचे चाहे जेई हो या एई हो, वो काम करने को तैयार नहीं है। मैं मेयर साहब से यही गुहार लाने आज यहाँ पर आया हूँ। अगर मेयर साहब नहीं सुनेंगे या मेरी इस मांग को पूरा नहीं होता है, यहाँ पर मेरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो मैं जल संस्थान में टेंट गाड़ के वहाँ पर बैठ जाऊँगा, फिर प्यासा ही मर जाऊँगा। जब मेरे क्षेत्र की जनता प्यासी मर रही है तो मैं भी हरिद्वार में साइबर ठगों ने अब तक अलग अलग विभागों के कई अधिकारियों को अपनी ठगी का निशाना बना चुके हैं। अब इन ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यह ठग ज्यूडिशरी से जुड़े सीनियर अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने फेसबुक से मैसेज भेजकर हरिद्वार जिला न्यायाधीश में कार्यरत एक जज को चूना लगा दिया। मामले में ठगी का शिकार हुए जज की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक कंप्लेन दी गई है कि एक वरिष्ठ माननीय न्यायाधीश का कोई आईडी हैक करके और एक उनका फेसबुक पे एक पेज बना के इनसे पैसे की डिमांड की गई थी और इनके द्वारा उसको सही मानते हुए पैसा उसमें जमा कर दिया गया। तो लोगों से अपील भी है कि इस तरह की फेसबुक आईडी बना के लोग हैक करके सीनियर ऑफिसर्स की आईडी बनाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसे में वो
उनके झांसे में ना आए और कहीं भी पैसा ना जमा करें। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है सिडकुल थाने में और उसमें जांच चल रही है। जल्द ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस समय सबसे मामला ये चल रहा है, मामला चल रहा है। देखिए, इस तरह के सीनियर ऑफिसर्स, अभी मैं आपको बताया भी कि सीनियर ऑफिसर्स के आईडी बना के और उसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है, जो कि काफ़ी लोग जागरूक हैं और इस तरह के ट्रैप में वो फंसते नहीं हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उसका तत्काल संज्ञान लिया जाता है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, हमारा साइबर सेल इसमें एक्टिव है। इसके अलावा एसओजी से भी हम लोग मदद ले रहे हैं। जल्द ही जो एक्यूज्ड है उस तक हम लोग पहुंचेंगे और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कितना पैसा होगा सर जो ठगी कितनी हुई है? इसमें लगभग 1.5 लाख की ठगी हुई है और लोगों से अपील है कि इस तरह के ट्रैप में न फंसते हुए किसी के भी अकाउंट में बिना उससे। उत्तराखंड के सितारगंज में जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में 100% बायोमेट्रिक माध्यम से न करने वालों पर चालान काटा है। वहीं 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला है। मान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है, उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये। इसी क्रम में सितारगंज में भी 5 डीलर जिनका लक्ष्य के सापेक्ष कम रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।